तारीख होती है 30 जून 1946, जब महात्मा गांधी को मारने का एक और विफल प्रयास किया जाता है, जिसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं 7वीं बार मौत के मुंह से बचा, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है, और ना तो मेरे कोई शत्रु हैं, फिर भी लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। हालांकि मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं 125 साल तक जीऊँगा। जिसके बाद नाथूराम गॉडसे का भी बयान आता है कि आखिर तुम्हें इतने दिनों तक जीने कौन देगा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के खिलाफ हुए मौत की पहले साजिश की, जो कि नाकाम हो जाती है। देखिए, महात्मा गांधी के खिलाफ जितने भी मौत के साजिश हुए हैं उन सभी में भारतीय ही शामिल रहे हैं। हालांकि ये पहला ज्ञात प्रयास होता है जिसमें कोई भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिश शामिल होता है। दरअसल होता यह है कि उन दिनों महात्मा गांधी चंपारण में किसानों की स्थिति का जायजा ले रहे होते हैं। जब वो मोतिहारी में होते हैं और किसानों की स्थिति का जायजा ले रहे होते हैं और वो उसमें सफल होते भी दिख रहे होते हैं, तो वहाँ एक नील के प्लांटर्स का जो प्रबंधक होता है एडविन, वो उन्हें भोज के बहाने अपने घर पे बुलाता है। गांधी भी उनका इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं, पर खाने से मना कर देते हैं चूँकि उनका वीकली फास्ट होता है। पर वो उन्हें एक गिलास दूध के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो अपने रसोई बटक मियाँ से कहता है कि वो उनके दूध में जहर मिला दे ताकि गांधी जी की मृत्यु हो जाए। अगर वो ऐसा करता है तब तो उसे प्राइज़ मिलेगी, अदरवाइज उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बटक मियाँ अंसारी, जो कि इरविन का रसोइया होता है, पर वो गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, इसलिए वो दूध में जहर तो मिलाता है, पर परोसते टाइम वो अनाड़ी होने का नाटक करता है और दूध को गिरा देता है। जिसके बाद एक बिल्ली आकर उस दूध को चाटती है और वो मर जाती है। इसी के बाद ये रहस्य सामने आता है। हालांकि इस चीज़ के गवाह राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, लेकिन फिर भी गांधी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते और वो एडविन को माफ़ कर देते हैं और अपने काम की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम बटक मियाँ अंसारी को भुगतना होता है। उसे अपने जॉब से भी निकाल दिया जाता है, साथ ही उसे गाँव से भी निकाल दिया जाता है। ये महात्मा गांधी को मारने की पहले प्रयास होते हैं, जो कि विफल हो जाती है। लेकिन इस प्रयास का नींव कहाँ से रखा गया और इस प्रयास के बाद गांधी ने चंपारण में चमत्कार कैसे किया, चंपारण एग्रीगेशन बिल लाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए, जब तक इस कहानी को हम ना जाने ये कहानी अधूरी ही रहेगी। तो आइए चंपारण के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार और बंगाल को अंग्रेजों ने खूब लूटा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो यहाँ दबदबा बनाया वो आज़ादी तक चलता रहा। किसानों की स्थिति बद से बदतर कर दी, कई तरह के टैक्स वसूले, अपने मन मर्जी से खेती करवाई, तिनकठिया सिस्टम लगा दिया और अमेरिका के स्वाधीन होने के बाद जब वहाँ से इंडिगो आने बंद हो गए तो वो सारी वसूली भारत से ही करनी चालू कर दी। तिनकठिया सिस्टम लगाने के बाद 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन सिर्फ और सिर्फ नील के लिए ही रिजर्व करवा लिया। लगभग 1000 इंडिगो प्लांट्स सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाए गए, पर भारतीय स्वाधीनता इतिहास में चंपारण उभर कर आया। इसलिए आया क्योंकि चंपारण ने ही सबसे बड़ी दिक्कतें भी झेली। जी हाँ, यहाँ के किसानों ने काफ़ी सारी दिक्कतें झेली, रिवोल्ट भी किए, 1859 से 60 के बीच में भी रिवोल्ट किए, पर उसे दबा दिया गया। हालांकि यहाँ के किसानों ने हार नहीं मानी और इन्हीं किसानों में से एक थे राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी से मिलने और चंपारण का हाल बताने लखनऊ चले गए, जहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग होनी थी। उन्होंने गांधी जी से चंपारण के बारे में सब कुछ बताया और गांधी जी ने भी प्रॉमिस किया कि वो अगले साल फरवरी से मार्च में चंपारण जरूर आएंगे। पर जब फरवरी तक महात्मा गांधी का कोई अग्रिम लेटर नहीं आया तो राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी को महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम 19 लाख आत्माओं को जो कष्ट हो रही है, हम उन्हें बताकर आपके कोमल हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चंपारण आइए, यहाँ के किसानों की स्थिति को देखिए और अपने कमल चरणों से चंपारण का उद्धार करिए, जिस तरह से श्री राम ने अहिल्या का किया था। जिसके बाद महात्मा गांधी का रिप्लाई आता है कि वो कोलकाता जा रहे हैं और कोलकाता से लौटने के बाद वो डायरेक्ट चंपारण ही आएंगे। तो राजकुमार शुक्ल उन्हें लेने कोलकाता चले जाते हैं और 9 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कोलकाता से राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए निकलते हैं और 10 अप्रैल की सुबह वो पटना में होते हैं। पटना में आते ही राजेंद्र प्रसाद के घर से होते हुए वे उसी शाम मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं, जहां जेपी कृपलानी स्टेशन पर ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि स्टेशन पर स्टूडेंट से भी उनका खूब समर्थन मिलता है और 12 से वो अपना ट्रायल स्टार्ट करते हैं, वो अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं।
पर 13 को वहाँ के डीएम का नोटिफिकेशन आ जाता है कि चंपारण में इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है, यहाँ सब सही है। रिस्पॉन्स में गांधी जी कहते हैं कि वो यहाँ के लोगों को बुलाने पर ही आए हैं और वो वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ की जांच न कर ले। हालांकि इसके बाद डीएम ने वहाँ उनके खिलाफ मुकदमा भी चला देते हैं, लेकिन इसका उल्टा ही परिणाम आता है। जो गांधी सभी के लिए अननोन है वो सभी के लिए अनसंग हीरो बन जाते हैं। 15 अप्रैल को महात्मा गांधी मोतिहारी के लिए निकल जाते हैं और 16 से वो मोतिहारी के एक गांव से अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। 17 को उन पर मुकदमा चलाया जाता है ताकि उनका मिशन भंग हो, लेकिन इसके खिलाफ होता ये है कि 18 को एक कमाल की चीज़ हो जाती है। 18 अप्रैल 1917 को ही महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार ये कहते हैं कि गरीबों के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वहाँ के लोग उन्हें मसीहा की तरह देखने लगते हैं और उनका कद और भी बड़ा हो जाता है। फिर उनकी ट्रायल भी चलती रहती है, वहाँ के लोगों से समर्थन भी मिलता रहता है और तब तक उनकी एक ग्रुप बन चुकी होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग शामिल हो जाते हैं। मोतिहारी में ही गांधी जी की कोर्ट में भी पेशी होती है, जब वहाँ के मजिस्ट्रेट दुविधा में होते हैं कि गांधी जी को गिल्टी माना जाए या न माना जाए। इसी के वजह से वहाँ के मजिस्ट्रेट गांधी जी को प्रलोभन भी देते हैं कि अगर आप यहाँ से चले जाएं तो आप पर लगे सभी केसेस रद्द कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। पर महात्मा गांधी उल्टा ये कहते हैं कि अगर मैं जेल गया भी तो वहाँ से आने के बाद ही मैं चंपारण को अपना घर बनाऊंगा। जिसके बाद महात्मा गांधी की छवि और बड़ी हो जाती है, लोग उन्हें अपने मसीहा के रूप में देखते ही हैं और वहाँ का जन समर्थन ही होता है जो इरविन को काफ़ी परेशान कर रहा होता है। और यही वजह होता है कि इरविन उन्हें अपने यहाँ भोज के लिए बुलाते हैं और मारने की साजिश भी करते हैं। हालांकि इस साजिश के बाद भी गांधी जी का दृढ़ संकल्प इतना दृढ़ होता है, उनका संकल्प इतना दृढ़ होता है कि वो रुकते नहीं हैं और वो मोतिहारी से बेतिया की ओर प्रस्थान करते हैं। 11 मई तक वह उनका बेतिया का जो ट्रायल होता है, इंक्वायरी होता है, वो पूरा हो जाता है। अंग्रेजों की दाल जब यहाँ भी नहीं गलती है तो वो झूठी अफवाहें बनाने लगते हैं, क्योंकि प्रेस और मीडिया तो सब उन्हीं के कब्जों में होते हैं और वो बोलते हैं कि प्लांटर्स की स्थिति बिल्कुल सही है, गांधी जी यहाँ फालतू का आए हैं। पर जल्द ही ये झूठ पकड़ा जाता है। पर तब तक गांधी जी का ट्रायल पूरा हो जाता है। गांधी जी यहाँ की स्थिति को बारीकी से समझ चुके होते हैं तथा तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म करने, जबरन मजदूरी को ख़त्म करने और वहाँ के प्लांटर्स को वहाँ से गांव से बाहर निकलने के लिए अनुमोदन करते हैं, सामूहिक एकता का पाठ पढ़ाते हैं और चंपारण एग्रीरियन एक्ट की डिमांड करते हैं। देखिए, कमेटी की इंक्वायरी जो है सो जुलाई और अगस्त में बैठती है और साथ ही अक्टूबर में उसका रिकमेंडेशन आता है, जिसके बाद कहा यह जाता है कि तिनकठिया सिस्टम को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नील के लिए ही नहीं बल्कि सभी क्रॉप के लिए एबोलिश कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगर इंडिगो फार्मर्स की प्लांटर्स के साथ कोई एग्रीमेंट बनती भी है तो वो एग्रीमेंट 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। साथ ही बहुत सारे प्रोविजंस लगाए जाते हैं जो कि किसानों के फेवर में ही होते हैं। इसके साथ ही अक्टूबर में वहाँ के स्टूडेंट महात्मा गांधी को बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बना लेते हैं और इसी तरह गांधी जी चंपारण का उद्धार करते हैं। तो ये थी गांधी जी के चंपारण की स्टोरी। आपने निस्संदेह आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सच में आपने सीखा है, आपको मेरा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।